हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ए के। वेलकम टू ए के लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, जो हमारी लर्निंग यानी अधिगम का जो टॉपिक चल रहा है, किसमें सीटेट जुलाई 2023 सीडीपी की जो सीरीज चल रही है उसमें जो हमारे लर्निंग का टॉपिक चल रहा है, किसका लर्निंग का जो टॉपिक चल रहा है, कौन सा थर्ड जो सिद्धांत है उसमें, जिसमें थर्ड सिद्धांत कौन सा, क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, या आरएस थ्योरी भी जिसे कहते हैं, यानी रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, जिस उसका सिद्धांत चल रहा है। आज शुरुआत करेंगे उसकी, तो आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत 1938 में किसने दिया? बुरस फ्रेडरिक स्किनर ने। अब मुख्य बात क्या है, किसने दिया था? ये बुरस फ्रेडरिक स्किनर ने दिया था। अब इस सिद्धांत में मुख्य बात क्या है आपको समझा देता हूँ। पहले आपको ये समझा देता हूँ कि अनुबंधन यानी, तो आपको समझा रखा है अनुबंधन यानी, आपको क्या समझाया था मैंने कल? अनुबंधन का मतलब होता है किसी भी अनुबंधन वह प्रक्रिया है जो उद्दीपक और क्रिया के मध्य संबंध बनाती है, यानी जिसको देखकर व्यक्ति क्रिया करने लग जाए, उसको, या जीव क्रिया करने लग जाए, तो उसको कहेंगे कि क्या कहेंगे? अनुबंधन कहेंगे। उस संबंध को क्या कहेंगे? अनुबंधन कहेंगे। हाँ, तो वो डिस्टर्बेंस हो रहे थे, इसलिए वो कार्य करने लगा, वो उस डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए गया था मैं। तो शुरुआत करते हैं। अब क्या इसमें थर्ड सिद्धांत कौन सा? क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसमें पहले देखो, इसका जो मुख्य इसका जो सार है इस सिद्धांत का, उसको पहले आपको सार को समझा देता हूँ। इसमें सार ये बताया गया है कि इसमें ये बताया गया कि किसी जीव के द्वारा कोई भी कार्य जो किया जाता है, इसमें ये लिखा हुआ, किसी भी अनुक्रिया के लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है। यानी कोई भी क्रिया हम कार्य करते हैं, कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके लिए उद्दीपक की ज़रूरत नहीं है। यानी किसी भी लक्ष्य की, कोई लक्ष्य जो किसी को उस लक्ष्य को पाना, उसकी ज़रूरत नहीं है। किसी भी अनुक्रिया के लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है। अगर कार्य करते करते, यानी यदि अनुक्रिया के पश्चात कोई बल देने वाला कोई ऐसा उद्दीपक मिल जाए, कोई प्रभावशाली उद्दीपक मिल जाए, प्राप्त हो जाता है, तो उसके प्रभाव से प्रक्रिया होती रहेगी। यानी कहने का मतलब है कि क्रिया को प्रारंभ करने के लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है। बिना उद्दीपक के ही भी जो है क्रिया प्रारंभ की जा सकती है। और क्रिया के मध्य में उद्दीपक दे देना चाहिए, जिससे वो क्रिया क्या है, उस प्रभावशाली उद्दीपक दे देना चाहिए, जिससे वो क्रिया क्या है, लगातार रूप से प्रक्रिया वो चलती रहे। कहने का मतलब आपको मैं वापस समझा देता हूँ कि किसी भी अनुक्रिया, किसी भी क्रिया के लिए, किसी भी कार्य के लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने ये सिद्धांत में बताया कि किसी भी कार्य या किसी भी क्रिया के लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है। उस कार्य को बिना उद्दीपक की सहायता के भी शुरू किया जा सकता है। उसके मध्य में अगर प्रभावशाली उद्दीपक दे दिया जाए, तो उस उद्दीपक के प्रभाव से वो क्रिया लगातार निरंतर चलती रहेगी। तो इस क्रिया का मुख्य रूप से ये जो इस सिद्धांत का ये उद्देश्य है। अब शुरुआत करते हैं। इसमें देखो, इस सिद्धांत का भी यही नाम है, क्रिया। यानी पहले क्रिया होगी प्रसूत, अगर क्रिया है, क्रिया शुरू होगी, फिर उससे अनुबंधन, किससे? जो उद्दीपक से अनुबंधन का सिद्धांत, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया होगी, फिर बाद में अनुबंधन बनेगा, फिर उसका सिद्धांत है। तो ये कब दिया गया था? ये दिया गया था कब? 1938 में दिया गया था। अब किसने दिया था? ये बुरस फ्रेडरिक स्किनर ने दिया, यानी BF स्किनर ने दिया था। आपको इसके सिद्धांत के जो अन्य नाम है वो भी जानकारी उसकी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इस अन्य नाम भी आते हैं बहुत बार। तो RS थ्योरी, RS यानी रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। मैंने क्या कहा? इन्होंने SR थ्योरी, SR यानी पहले उद्दीपक देंगे, जैसे थॉर्नडाइक ने सिद्धांत में बताया, पहले उद्दीपक, यानी पहले उसने मछली को बताया, बिल्ली के सामने पहले उद्दीपक दिया, फिर उसके बाद जो बिल्ली है वो क्रिया करने लगी, यानी उछलने कूदने लगी, उसको पाने की कोशिश करने लगी, तो उन्होंने SR थ्योरी दी थी। उसको बदल के इन्होंने कौन सी थ्योरी दे दी? RS थ्योरी दे दी। इन्होंने बताया कि पहले जो है क्रिया होगी, यानी पहले क्रिया होगी और उसके बाद जो उद्दीपक देने के बाद वो क्रिया और लगातार चलती रहेगी। तो RS थ्योरी यानी रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, यानी क्रिया उद्दीपक सिद्धांत, या ऑपरेंट थ्योरी भी जैसे कहते हैं। इसके अन्य नाम आप याद रखिए अच्छे से, इनका अन्य नाम का भी एक प्रश्न आए हुए हैं। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। सकारात्मक पुनर्बलन का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। तत्काल पुनर्बलन का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। वो अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। अब इसमें क्या एक पुनर्बलन आई है, पुनर्बलन है। अभी पुनर्बलन क्या? पुनर्बलन वह तत्व है जो किसी प्रक्रिया या किसी क्रिया की गति बढ़ा देता है। क्या है पुनर्बलन? एक ऐसा तत्व है जो किसी क्रिया या अनुक्रिया की गति को बढ़ा देता है। कहने का मतलब ये है, इसके ये क्या है? ये एक क्रिया केंद्रित तत्व है। कौन सा? क्रिया केंद्रित, यानी क्रिया को बढ़ाने वाला तत्व है। तो अब कैसे पुनर्बलन, क्या उदाहरण क्या है? जैसे कोई बच्चा है, कोई टीचर है, वो पढ़ा रहे हैं, तो पीछे से जो उनका पर्यवेक्षक जो चेक करने वाले हैं,
चेक करने वाले हैं, या कोई बच्चा जो है वो कोई सवाल समझा रहा है तो पीछे जो चेक करने वाले हैं वो उसको कहते हैं, उसको सवाल कर रहा है तो उसको कहते हैं शाबाश बेटा, ऐसे अच्छे तरह से करो। ऐसे ही जैसे कोई पेपर, जैसे किसी ने परीक्षा दिया, हमने उसमें से परीक्षा में हमारे अच्छे नंबर आए, हमने अच्छे से लिखा, तो उसको देखकर जो शिक्षक हमारे को कहते हैं, शाबाशी देते हैं, शाबाश, या हमारे जो कॉपी में हमारे अच्छी राइटिंग में गुड लिखते हैं। ये सारी क्या है, पुनर्बलन है, जिसके माध्यम से हम और अच्छी से अच्छी क्रिया करने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम है, अगर हमारे एक बार गुड लिख देते तो आगे हम क्या और अच्छी से अच्छी राइटिंग लिखने की कोशिश करते हैं। एक बार हमारे को शाबाशी देते तो और हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जो गुड देते हैं, जो शाबाशी देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पुनर्बलन कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अब क्या है, इन्होंने इनकी बुक कौन सी, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और कहाँ पे भी ये भी लिखा होता है, द बिहेवियर सिस्टम भी इनकी बुक का नाम लिखा होता है। दोनों में से दोनों कहाँ पे वो लिखा होता है, किसी पुस्तक में ये लिखा होता है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, हिंदी में है प्राणी का व्यवहार। अब ये नोट जो देखिए, अब इन्होंने क्या बताया, स्किनर ने सिडनी एल प्रेसे द्वारा 1920, सिडनी एल प्रेसे जो है 1920 ईस्वी में निर्मित जो शिक्षण मशीन है, उन्होंने जो मशीन बनी थी सिडनी एल प्रेसे द्वारा की क्रिया को ध्यान में रखते हुए स्किनर बॉक्स का, किसका स्किनर बॉक्स, जिसके माध्यम से इन्होंने जो प्रयोग किया इस सिद्धांत को समझाने के लिए, उसको क्या कहेंगे, स्किनर बॉक्स, या उसी को क्या कहते हैं, स्किनर बॉक्स, या उसी को क्या कहते हैं, पर्यावरण कक्ष भी उसको कहते हैं, या अभिकल्पित कक्ष का निर्माण किया। तो ये जो मुख्य है, ये आप याद रखिए कि स्किनर बॉक्स, पर्यावरण बॉक्स या अभिकल्पित बॉक्स का निर्माण किसने किया, बीएफ स्किनर ने किया। तो किसके द्वारा, किसको ध्यान में रखते हुए क्या, सिडनी एल प्रेसे द्वारा निर्मित जो शिक्षण मशीन है उसको ध्यान में रखते हुए किया। अब देखिए फोर्थ क्या है, इसका फोर्थ पॉइंट, अनुक्रिया। अब इन्होंने बताया कि अनुक्रिया जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। अब इन्होंने बताया कि इन्होंने फर्स्ट में क्या, अनुक्रिया को ही मुख्य माना, तो अनुक्रिया इन्होंने बताया 2 प्रकार की होती है, प्रकाशित अनुक्रिया और उत्सर्जित अनुक्रिया। अब प्रकाशित अनुक्रिया कौन सी है, एसआर थ्योरी। अब इसमें मैंने क्या लिखा, एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी का मतलब क्या है, पहले इसमें क्या है, इसमें पहले उद्दीपक या कोई वस्तु रखी जाएगी, उसको देखकर जो क्रिया कराई जाती है उसको क्या कहेंगे, यानी प्रकाशित, यानी जो सामने दिखी हुई जो कि उद्दीपक है, उस उद्दीपक सामने रख के जो क्रिया कराई जाती है, यानी प्रकाशित हुआ उद्दीपक है, यानी सामने दिख रहा है यानी प्रकाशित है। प्रकाशित यानी सामने दिखते हुए उद्दीपक से जो क्रिया कराई जाएगी उसको क्या कहेंगे, प्रकाशित अनुक्रिया कहा जाएगा, यानी एसआर थ्योरी कहा जाएगा। दूसरा क्या, उत्सर्जित अनुक्रिया, यानी आरएस थ्योरी, यानी रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। इसमें क्या है कि सामने उद्दीपक नहीं, पहले क्रिया कराई जाएगी फिर उसके बाद उद्दीपक प्रकट होगा, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, आरएस थ्योरी कहेंगे, यानी उत्सर्जित अनुक्रिया इसको कहेंगे। अब देखिए ये तो बाद में पढ़ाएंगे, दोनों उपयोग और दोष ये जो नीचे लिखे हैं। अब इनका जो उपयोग है, जो मुख्य जो इनका जो प्रयोग है उनको समझा देता हूँ आपको। स्किनर सिद्धांत का प्रयोग, क्या स्किनर सिद्धांत का प्रयोग। अब इन्होंने क्या कि एक जो क्या लिया, स्किनर बॉक्स या पर्यावरण कक्ष या अभिकल्पित कक्ष। आप ये भी याद रखना कि पर्यावरण कक्ष का निर्माण किसने किया, ये आ जाए तो स्किनर ने, बीएफ स्किनर ने किया था। तो इन्होंने ये कक्ष लिया। वैसे तो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, पर आपको समझाने के लिए मैंने बना दिया है कि कैसे बनाना है, और आप वाकई में अगर सही अच्छे से देखना चाहते हो उसको कि वास्तव में कैसा होता है, तो आप नेट पर डाल के भी देख सकते हैं, गूगल पर। हाँ, तो ये जो है एक स्किनर बॉक्स बनाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रयोग क्या की, किस पे किया, चूहे पर और कबूतर पे भी इन्होंने प्रयोग किया था, पर मुख्य रूप से ये जो सिद्धांत समझाया वो चूहे पे प्रयोग करके समझाया। और क्या है, उद्दीपक क्या है, आटे की गोलियाँ। क्या है, आटे की गोलियाँ। ये जो आटे की गोलियाँ होती हैं, छोटी छोटी गोलियाँ बनाती हैं, वो आटे की गोलियाँ। वो पिंजरे को क्या कहेंगे, स्किनर बॉक्स कहेंगे। हाँ, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अब जैसे अब इन्होंने क्या बताया कि पहले जो अगर चूहा भूखा है तो पहले क्या है, चूहा भले ही उसके सामने कोई उद्दीपक यानी कोई आटे की गोलियाँ कुछ भी ना रखी हो तो भी वो इधर उधर भागेगा, क्या, भोजन की तलाश के लिए वो इधर उधर भागेगा। तो मतलब पहले वो अनुक्रिया करेगा। अब इधर उधर वो क्रिया करने लग जाएगा। अब इधर उधर वो क्रिया करने लग जाएगा, तो इससे क्या, उसके एकदम उसके जो है ना, उसको जो लीवर यानी वो जो बटन है उस पर उसका पाँव लग जाएगा, और एक जो आटे की गोली है वो नीचे आ जाएगी। कौन सी, एक आटे की गोली नीचे आ जाएगी, जिसको वो खा लेगा। फिर उससे क्या होगा, वो प्रभावित होगा, उसको क्या, वो उद्दीपक मिलकर वो और क्रिया करने के लिए, और वो उसको पुनर्बलित होगा। क्या होगा, पुनर्बलित होगा, जिससे वो क्या, वापस वो इधर उधर घूम के वापस वो लीवर पर दबाएगा। धीरे धीरे वो ऐसा वक्त आ जाएगा कि वो बिल्कुल सही, जब भी खाने की जरूरत होगी तो उस लीवर पर दबाएगा और वो आटे की गोली आ जाएगी। तो इस प्रकार से वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे क्या है, पुनर्बलित होगा, यानी वो जो
किससे, ये जो गोलियां है, गोलियां पड़ जाएगी, यानी वो उद्दीपक उसके पास आ जाएगा, उसके माध्यम से क्या वो क्रिया बार बार वो दोहराता रहेगा, वो बार बार वो कार्य करता रहेगा। तो इनका निष्कर्ष ये निकला, इन्होंने बताया कि किसी भी अनुक्रिया के लिए, यानी कोई भी क्रिया यानी अनुक्रिया के लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं। अभी मालूम है कि आपको सामने उद्दीपक नहीं रखा हुआ था, ये उधर उधर दौड़ रहा था क्योंकि ये भूखा था, उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है। यदि अनुक्रिया के पश्चात, यानी अनुक्रिया यानी इधर उधर दौड़ लगा रहा था, ढूंढ रहा था अपने खाने को, अनुक्रिया के पश्चात कोई बल देने वाला उद्दीपक, यानी ये उधर उधर दौड़ लगा रहा, एकदम उसका लीवर पर पाँव लगा और एक गोली नीचे आ गई, उद्दीपक प्राप्त हो जाए, यानी कोई बल देने वाला उद्दीपक प्राप्त हो जाता है। यानी कोई बल देने वाला उद्दीपक, यानी आटे की गोली उसके नीचे गिर गई तो उसके प्रभाव से प्रक्रिया होती रहेगी। अब वो गोली खा लिया तो वापस वो बार बार लीवर दबाने की कोशिश करेगा, जिसके माध्यम से उसको खाना मिल जाए, यानी उसको उद्दीपक की प्राप्ति हो जाए। तो वापस आपको समझाता हूँ, निष्कर्ष, किसी भी अनुक्रिया के लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है, यानी कोई भी क्रिया करने के लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चूहा शुरू में कोई उद्दीपक नहीं मिला तो भी वो क्रिया कर रहा था। यदि अनुक्रिया के पश्चात कोई बल देने वाला उद्दीपक प्राप्त हो जाता है, यदि अनुक्रिया के पश्चात यानी इधर उधर घूमने के बाद वो लीवर दबाएगा, लीवर दब जाता है उससे गलती से, और वो एक आटे की गोली आ जाती है जिससे वो उद्दीपक प्राप्त हो जाता है। उद्दीपक प्राप्त हो जाता है तो उसके प्रभाव से प्रक्रिया होती रहेगी। अब वो उसे आटे की गोलियां मिल गई तो वो अब वो क्या कि उधर उधर बार बार वो लीवर को ढूंढेगा, बार बार लीवर को दबाने की कोशिश करेगा, उससे उसको उद्दीपक यानी खाने की प्राप्ति हो जाए, यानी वो क्रिया लगातार चलती रहेगी। तो इनका मुख्य सिद्धांत का जो सार था वो ये था, आपको मैंने सिद्धांत समझा दिया। अब दूसरा पॉइंट, अधिगमकर्ता यानी जो सीखने वाला है, अधिगम की प्रक्रिया में स्वतंत्र होना चाहिए। इनमें क्या बताया इन्होंने कि जो सीखने वाला है वो स्वतंत्र होना चाहिए, उनको किसी भी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बांधना नहीं चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि बाध्य करके क्रिया कराई तो जा सकती है लेकिन सिखाई नहीं जा सकती। यानी कहने का मतलब कि है, अपन बाध्य किसी को बिल्कुल अपने कंट्रोल में रख के वो कार्य करा तो सकते हैं। जैसे कहने का मतलब, अगर हम क्या है कि किसी को बाध्य करके कहे कि इसको बिल्कुल सही राइटिंग मिले तो वो धीरे धीरे उसको बाध्य करेंगे। अगर वो थोड़ी सी गलती लिखेंगे, वो गलती करने लगेगा, उसको बार बार डांटने लग जाएंगे, वो उसके एक दो मार देंगे, तो क्या कि बाध्य करके क्रिया तो कराई जा सकती है, लेकिन वो अच्छी राइटिंग से सीखेगा नहीं। अच्छी राइटिंग सीखना, उसको सीखने के लिए वो स्वतंत्र रूप से उसे पुनर्बलित करना पड़ेगा। क्या, उसे पुनर्बलित करना पड़ेगा, यानी उसे बार बार उसको बार बार प्रोत्साहित करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, क्योंकि बाध्य करके क्रिया तो कराई जा सकती है लेकिन सिखाई नहीं जा सकती। कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को अगर सिखाना है, किसी भी मानव जीव को सिखाना है, तो उसको स्वतंत्र क्रिया करने दी जाए, और उसे बताया जाए कि कैसे क्रिया करी जाती है, और उसे स्वतंत्र क्रिया करने दी जाए, और जिससे माध्यम से वो सीखेगा। अगर उसको बाध्य करेंगे, उसको बांध कर जो कोई क्रिया कराई जा सकती है, क्रिया कराएंगे तो क्रिया कर तो लेगा लेकिन वो सीखेगा नहीं। अब देखिए, अब 6th पॉइंट इन्होंने किसके बारे में बताया, पुनर्बलन के बारे में। किसके बारे में, पुनर्बलन के बारे में। इन्होंने पुनर्बलन का 2 प्रकार बताए, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन। क्या, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन में अंतर क्या है। अब सकारात्मक पुनर्बलन क्या है, मैंने इसकी परिभाषा नहीं लिखी, मैं आपको समझा देता हूँ, आप वो लिख सकते हैं, मैं बोलता हूँ। जो सकारात्मक पुनर्बलन क्या है, वह तत्व, कौन सा पुनर्बलन क्या है, वह तत्व जिसको जोड़ने से क्या है, अधिगम की वह प्रक्रिया, किसमें, पुनर्बलन का क्या है, अधिगम की वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व के जुड़ जाने से, क्या, अधिगम की वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व के जुड़ जाने से अधिगम की प्रक्रिया और तीव्र हो जाए। यानी कोई वह तत्व जो है, अगर वो अधिगम की प्रक्रिया और तेज हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, सकारात्मक पुनर्बलन कहेंगे। कहने का मतलब कैसे, अब जैसे कोई कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसे और शाबाशी दी जाए, उसकी तारीफ की जाए, यानी वो और तत्व जोड़ रहे हैं उसमें, तो उसमें क्या, उसकी अधिगम की जो प्रक्रिया और तेज होने लग जाएगी, वो और अच्छे से कार्य करने लग जाएगा। कहने तो इसकी परिभाषा कैसे है, अधिगम की प्रक्रिया में वह तत्व जिसको जोड़ने से, वह तत्व जिसके जुड़ने से अधिगम की प्रक्रिया तीव्र हो जाए। वह तत्व कौन से हैं, शाबाशी, उनको जो शाबाशी या उनको प्रोत्साहित करना, वो क्या है, अधिगम की प्रक्रिया में जो है वह तत्व है जो उससे जुड़ जाने से अधिगम की प्रक्रिया तीव्र होगी। यानी अधिगम की प्रक्रिया में वह तत्व जो, कहने का मतलब ये अधिगम की प्रक्रिया में जिस तत्व के जुड़ जाने से अधिगम की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है, तो उसको क्या कहेंगे, सकारात्मक पुनर्बलन कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नकारात्मक पुनर्बलन क्या, अधिगम की प्रक्रिया में वह तत्व जिसके हट जाने से जो है अधिगम की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। अब कैसे, क्या, ये शाबाशी, जो उनको प्रोत्साहित करना, वो सारी चीज़ें वो हट जाएगी। कहने का मतलब, अब नकारात्मक पुनर्बलन का क्या उदाहरण, अब नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है, किसी भी कोई बालक है, जैसे वो कार्य नहीं कर पा रहा है सही तरीके से, तो उसको
या वो कार्य करने में ढिलाई कर रहा है तो उसको यूँ कहिए तेरे से तो नहीं होगा, तो नहीं कर सकता, यानी उसको जो ऐसी गलत जो बात कह देते, जो ऐसी बात कह देते हैं, उसके जो कार्य के खिलाफ बात कर देते हैं, तो उसको एक मन में एक ठेस पहुँचती है, वो कार्य करने के लिए और ज़्यादा पुनर्बलित हो जाता है। क्या वो उस कार्य को करने के लिए और पुनर्बलित हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, नकारात्मक पुनर्बल कहेंगे। यानी अधिगम की प्रक्रिया में वे तत्व जिसके हट जाने से जो है अधिगम की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है, उसको क्या कहेंगे, नकारात्मक पुनर्बलन कहेंगे। अब इन्होंने जो मुख्य रूप से जो जोड़ दिया, आपको बता देता हूँ एक में, कि इन्होंने जो मुख्य रूप से, चलो पहले दोष और मैं पहले दोष और शिक्षा में उपयोग बता देता हूँ, फिर बाद में इन्होंने जो मुख्य रूप से किस पुनर्बलन पर जोड़ दिया उस पर जो है हम चर्चा करते हैं। पहले चलो वही बता देता हूँ मैं। इन्होंने जो मुख्य रूप से जोड़ दिया इन्होंने जो मुख्य रूप से जोड़ दिया वो दिया था इन्होंने सकारात्मक पुनर्बलन पर। किस पे? एक तो सकारात्मक पुनर्बलन पर अगर ये आ जाए कि सकारात्मक पुनर्बलन के जनक कौन है, तो क्या आएगा, बीएफ स्किनर आएगा। अगर आ जाए कि तत्काल पुनर्बलन के जनक कौन है, तो वो भी क्या है, बीएफ स्किनर। लेकिन केवल यूं आ जाए कि केवल ये आ जाए कि पुनर्बलन के जनक कौन है, तो उसका जो सही आंसर होगा, अगर उसमें ऑप्शन में अगर सीएल हल यानी क्लार्क लीवेल हल जो अगर उसमें ऑप्शन में है, तो पहला जो आंसर होगा वो हल होएगा। पहला जो आंसर होगा वो हल होगा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह से उसके बारे में बताया है। अगर दूसरा ऑप्शन जो होगा अगर हल नहीं है ऑप्शन में, तो फिर बाद में जो क्या आएगा, फिर बाद में जो आएगा, अगर हल नहीं हो तो फिर बाद में जो दूसरा ऑप्शन जो होएगा वो स्किनर होगा। यानी अगर हल ऑप्शन में हो तो पहले हल लगाएंगे पुनर्बलन के जनक के रूप में, अगर हल नहीं हो तो फिर स्किनर लगाना है। पहले स्किनर नहीं लगाना है, केवल पुनर्बलन का जनक पूछे तो। अगर सकारात्मक पुनर्बलन का जनक पूछे तो उसमें क्या लगाना है, बीएफ स्किनर ही लगाना है। वो अगर तत्काल पुनर्बलन की बात करें तो उसमें भी क्या लगाना है, बीएफ स्किनर ही लगाना है। अब क्या इसके शिक्षा में उपयोग क्या है? शिक्षा में उपयोग देखिए, तत्काल पुनर्बलन देने में मैंने क्या बताया, तत्काल पुनर्बलन उसी टाइम जो पुनर्बलन कोई कार्य बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको तत्काल पुनर्बलन दिए कि हाँ तुम और अच्छे से कर सकते हो, तो तत्काल पुनर्बलन देने में इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अधिगमकर्ता को स्वतंत्र रूप रखेंगे जब भी वो अच्छी तरह से अधिगम कर पाएगा, तो अधिगमकर्ता को स्वतंत्र रखने में टंकण व कंप्यूटर शिक्षा में उपयोग, यानी टंकण व कंप्यूटर शिक्षा है जो उसमें पहले क्रिया करवाई जाती है, उसके बाद जो उद्दीपक सामने दिखता है, तो टंकण व कंप्यूटर शिक्षा में उपयोगी है। ज्ञान के स्थायीकरण, यानी कोई कार्य को जो है प्रैक्टिकली रूप से करेंगे, बार बार उस क्रिया को करेंगे तो अस्थायी ज्ञान हो जाएगा। तो ज्ञान के स्थायीकरण में, सक्रिय समस्या समाधान में, यानी सक्रिय रूप से अगर वो खुद कार्य को समस्या को समाधान कर रहा है अपने खुद कार्य करके, तो उसको क्या कहेंगे, सक्रिय समस्या समाधान। यानी सक्रिय समस्या समाधान में वो सीखने की गति प्रदान है, यानी एक बार वो कार्य आ जाएगा तो अच्छा, अगर वो बार बार अभ्यास के माध्यम से अगर वो कार्य अच्छा करने लगे तो वो जल्दी गति से वो कार्य कर सकता है। दोष क्या है, ज़्यादा स्वतंत्रता अनुशासनहीनता को जन्म देती है। अब क्या है, किसी जो बालक जो है उनको ज़्यादा स्वतंत्र छोड़ दे कि तुम तुम्हारे हिसाब से कोशिश करो, तो ज़्यादा स्वतंत्रता जो है, जो बालक जो है अनुशासनहीन बन जाएगा, कभी क्या कार्य करने लग जाएगा, कभी चिल्लाहट करने लग जाएगा, कभी अनुशासनहीन बन जाएगा, कहने का मतलब। और क्या है, सकारात्मक पुनर्बलन से सभी दोष नहीं सुधार सकते, यानी सकारात्मक हमेशा जो है आप तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, इससे क्या है वो शाबाश, इससे क्या सारे बच्चे जो है वो सही, सभी इस बच्चे के दोष नहीं सुधर सकते हैं। कोई बच्चे जो सृजनात्मक प्रतिभाशाली है वो ही अधिकतर उससे सुधरते हैं, जो बाकी नकारात्मक पुनर्बलन भी, सकारात्मक पुनर्बलन से जो, मेरे एक बात माने, सकारात्मक पुनर्बलन से जो ज़्यादा बेहतर है वो नकारात्मक पुनर्बलन है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, ज़्यादा जो प्रभावशाली है वो नकारात्मक पुनर्बलन है, क्योंकि इसके प्रभाव से केवल एक थोड़े से प्रभाव से नकारात्मक पुनर्बलन से जो है बालक अच्छे तरह से कार्य करने लग जाता है। लेकिन सकारात्मक पुनर्बलन भी जरूरी, क्योंकि नकारात्मक पुनर्बलन कभी कभी क्या है जो है वो है एक डेंजर हो जाता है, यानी एक जो है उसकी वजह से क्या है कोई गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। अब क्या है, पुनर्बलन मात्रा पर ध्यान नहीं है। इन्होंने क्या पुनर्बलन की मात्रा पर ध्यान नहीं दिया कि किस मात्रा में पुनर्बलन देना है, तो इसकी मात्रा पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। और ये क्या, ये एक और दोष इसका ये है कि छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा कारगर नहीं है सिद्धांत, क्योंकि छोटे बालकों को ज़्यादा स्वतंत्र रखते हैं तो वो ज़्यादा वो शैतानी मस्तियाँ करते हैं, यानी वो सीख अच्छी तरह से नहीं सकते हैं किसी के, क्योंकि ज़्यादा स्वतंत्र रखने पर वो अनुशासनहीन ज़्यादा होने लग जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। AK लर्निंग वर्ल्ड
और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। और एक बार और आपको बता देता हूँ कि इसमें इसका सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है। इन्होंने बताया कि किसी भी अनुक्रिया यानी किसी भी क्रिया करने के लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है। अगर उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है, अगर क्रिया करने के बाद अगर मध्य में अगर उद्दीपक दे दिया जाए तो अगर प्रभावशाली उद्दीपक दे दिया जाए तो उस उद्दीपक के माध्यम से ही आगे की जो क्रिया है वो चलती रहेगी, यानी निरंतर चलती रहेगी। तो इनका मुख्य उद्देश्य, उनका सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यही था। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। AK लर्निंग वर्ल्ड, थैंक यू।